जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राम मूर्ति। साथियों, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग BPSC TRE 3 में जो पूछे गए हैं जनरल स्टडी उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। और हम आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यदि आप BPSC TRE 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, BPSC TRE 4 के लिए यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो रामबाण सिद्ध होने वाला है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, क्योंकि मैंने इस वीडियो सीरीज में सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि उसके आंसर और उसके इर्द गिर्द जो प्रश्न बन सकते हैं उसका भी डिस्कशन किया है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और ये रहा आज का पहला प्रश्न, जो कि BPSC में 31 नंबर पर यह प्रश्न पूछा गया था। प्रूफ के लिए यहाँ पर QR कोड भी है, आप देख सकते हैं। कहा गया था कि ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या होता है? क्या है? गैसर, क्रेटर, धुआरे, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात करते हैं ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक के बारे में तो वो है धुआरे यानी वातिमुख। इनका अंतिम प्रतीक क्या है? वातिमुख या धुआरे। अब ज्वालामुखी से संबंधित कुछ बात को जान लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक धुआरे या वातिमुखी होता है। ज्वालामुखी क्रिया की सक्रियता के अन्य संकेत में भाप भी शामिल है। यानी ज्वालामुखी क्रिया का जो अंतिम प्रतीक है वो धुआरे या वातिमुख है, लेकिन इनके सक्रियता के अन्य संकेत क्या है? भाप। ये भी पूछा जा सकता है कि ज्वालामुखी की सक्रियता के संकेत क्या है, तो उसमें भाप भी आ सकता है। ज्वालामुखी क्रिया में पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के बनने से लेकर पृथ्वी की सतह पर लावा के ठंडा होने के बाद बनने वाले स्थलाकृतियों तक की सभी गतिविधियां शामिल है। यानी ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी में पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा बनता है उस मैग्मा को लेकर के पृथ्वी के सतह को फट करके उस मैग्मा को बाहर आकर के ठंडा होकर के और लावा बनने, क्या बनने? लावा बनने तक की क्रिया शामिल है किसमें? इस ज्वालामुखी में। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात ज्वालामुखी से संबंधित। तो ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में सबसे ज़्यादा जलवाष्प होती है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ज्वालामुखी से जो गैस निकलता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो जलवाष्प होती है। इसके अलावे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन हैलाइड्स जैसे गैस भी निकलते हैं। यानी ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें क्या रहता है? जलवाष्प। क्या रहता है? जलवाष्प। जलवाष्प के अलावा क्या रहता है इसमें? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद रहता है सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद रहता है हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद हाइड्रोजन हैलाइड। हैलाइड का मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड इत्यादि गैस इसमें विद्यमान रहते हैं। तो ये कुछ बातें थी ज्वालामुखी के बारे में। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये 32 नंबर प्रश्न है। कहा गया है कि एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज जो है ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, यानी C नंबर सही ऑप्शन है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। यहाँ देखिए, यहाँ लिखी गई है कुछ बातें। यहाँ लिखी गई है बात कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? तापीय प्रभाव पर काम करता है। कहता है कि जब फ्यूज से
निर्धारित मात्रा से ज़्यादा विद्युत धारा गुजारी जाती है तब वह बहुत ज़्यादा गर्म होकर पिघल जाता है। यानी जब उस फ्यूज से विद्युत धारा से निर्धारित मतलब जितना प्रवाहित करना है उससे जब ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब वो फ्यूज गर्म होकर क्या हो जाता है, पिघल जाता है। अब जब वो पिघलता है तो इससे सर्किट टूट जाता है और धारा बहना बंद हो जाता है। जब वो सर्किट गर्म होकर के टूट जाता है तो क्या होता है, उससे धारा बहना बंद हो जाता है, यानी सर्किट टूट जाता है। कहता है कि इस तरह फ्यूज से गुजरने वाले ज़्यादा धारा की वजह से विद्युत उपकरणों को नुकसान नहीं पहुंचता है, और जब वो फ्यूज गर्म होकर टूट जाता है तो आगे धारा नहीं पहुंच पाता है, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा धारा की वजह से विद्युत धारा के उपकरण नुकसान नहीं हो पाता है, यानी वो सुरक्षित रह जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ और बनता है, क्या बनता है कि जो विद्युत फ्यूज जो होता है इसका गलनांक निम्न होता है। गलनांक क्या होता है, इसका निम्न होता है, इस बात को याद रखेंगे। इसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। और प्रतिरोध की बात करें तो इसका उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर दिया गया है कि फ्यूज के बारे में कुछ और बातें, यानी फ्यूज के बारे में तो हमने जाना कि फ्यूज में क्या होता है कि निर्धारित से ज़्यादा धारा अगर प्रवाहित होता है तो वो जल्दी गर्म होकर क्या होता है, पिघल जाता है, जिसके कारण परिपथ जो होता है वो टूट जाता है और जो विद्युत उपकरण है वो सुरक्षित रह जाता है। अब इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं कि फ्यूज एक करंट इंटरप्रीटिंग डिवाइस है। आगे अगर बात करें तो फ्यूज तार को आमतौर पर कम गलनांक वाला चुना जाता है, यानी फ्यूज तार जो है वो ऐसे तार को चुना जाता है जिसका गलनांक कम हो। कहता है कि फ्यूज का इस्तेमाल लघु पतन और अतिभारण से विद्युत उपकरण को बचाने के लिए किया जाता है। एक बात जो हमने पहले बता दिया था कि इसका गलनांक जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, यानी निम्न होता है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट के दौरान या अतिभारण के दौरान विद्युत उपकरण को बचाया जा सके, यानी विद्युत उपकरण को बचाने के लिए किया जाता है। अब फ्यूज दो तरह के होते हैं। अगर बात करें तो फ्यूज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। पहला जो होता है वो सामान्य उद्देश्य फ्यूज और दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य फ्यूज। यानी फ्यूज कितने प्रकार के, दो प्रकार के। फ्यूज एक सामान्य उद्देश्य फ्यूज होता है और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य फ्यूज होता है। अब हम लोग बात करेंगे सामान्य उद्देश्य फ्यूज का। तो सामान्य उद्देश्य फ्यूज का इस्तेमाल कई तरह के कामों में किया जाता है और विशिष्ट उद्देश्य फ्यूज को खास तरह के कामों के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे कि मोटरों या इलेक्ट्रिक उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए। यानी मोटर या विद्युत उपकरण को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए हम लोग विशिष्ट उद्देश्य के फ्यूज का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है और ये चंपारण सत्याग्रह से है। कहता है कि बिहार के अग्र कृषक नेता कौन था? क्या वो राजकुमार शुक्ल थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, राजेंद्र प्रसाद थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये भी बीपीएससी का ही है और ये 33 नंबर प्रश्न है। तो चलिए इसका डिस्कशन हम लोग जरा जान लेते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के एक उग्र किसान नेता थे। यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है वो बिहार के एक उग्र किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसान सभा आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने क्या किया था, बिहार में किसान सभा आंदोलन का शुरुआत किया था। उन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा यानी BPKS की स्थापना की। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन है, तो ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी में।
अगले पॉइंट की ओर चले तो कहेंगे इसका मकसद जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को संगठित करना था। और ये जो बिहार प्रांतीय किसान सभा था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जमींदार जो किसानों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं उस शिकायत को संगठित करना है और उसे खत्म करना है, जमींदार के अत्याचार को खत्म करना है। अगला पॉइंट है स्वामी सहजानंद सरस्वती एक बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वो क्या थे? एक बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वे भाषाविद यानी भाषा के जानकार, समाजशास्त्री, इतिहासकार, दार्शनिक, लेखक, व्याकरणिक, तेजस्वी, क्रांतिकारी, मार्क्सवादी और राजनीतिज्ञ थे, यानी ये पॉलिटिशियन भी थे। अगले पॉइंट को हम लोग चलते हैं तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म 22 फरवरी 1889 में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 22 फरवरी 1889 को गाजीपुर में हुआ था और उनका निधन 26 जून 1990 को पटना में हुआ था। यानी इनका जन्म हुआ था 22 फरवरी 1889 में, कहाँ? गाजीपुर में। और निधन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जून 1950 को कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। और ये सब पेपर बीपीएससी टीआरई से में पूछा गया है और ये सब जनरल स्टडी का क्वेश्चन है। ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि तो 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ की प्रतिशत क्या है? अब देखिए कहता है कि 39 दर्जन आम बेचा, तो अगर विक्रय मूल्य को अगर एस माने तो 39 दर्जन आम का कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा 39S। अब कहता है कि 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 13 दर्जन आम का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 13S। अब ये लाभ है और ये क्या है? विक्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य में से यदि लाभ को घटा दे तो यहां से ये क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य। ये क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्रय मूल्य, तो 39 माइनस 13 बराबर 26AS। हमसे क्या पूछा गया है? लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुने 100%। अब लाभ का मान कितना है? 13S। क्रय मूल्य कितना है? 26S। गुने कितना है? 100%। S 13 दूना 26, 2 और 2 से काटेंगे तो ये 50%। यहाँ से कितना आ गया? 50%। यानी यहाँ से 20 सही आंसर आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? 1856 में खानदेश के जनजातियों ने, 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, 1850 में छोटा नागपुर के जनजातियों ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो बी हो जाएगा। 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने। अब जरा इसका डिस्कशन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए कहता है कि बिहार के संथालियों ने 1855-56 में कर की नई व्यवस्था के खिलाफ शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। इस विरोध को संथाल हुल के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? संथाल हुल के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह ब्रिटिश उपनिवेशिक अधिकारियों, साहूकारों, जमींदारों और व्यापारियों के शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ था। सिद्धू कानू
चांद और भैरव के नाम के 4 भाइयों और फूलों और झालो नाम की उनकी 2 बहनों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। यानी इस विद्रोह का नेतृत्व 6 आदमी किए थे, जिसमें 4 भाई और 2 बहन थी। 4 भाई कौन कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, और उनकी 2 बहन कौन थी? फूलो और झानो। ये 2 बहन थी और ये 6 आदमी मिलकर के इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसे चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म खून का प्राणी है? क्या वो दादूर यानी टोड है, मगरमच्छ है, मछली है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो जरा हम लोग इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए, कहता है कि गर्म खून वाले जानवरों को एंडोथर्मिक कहा जाता है। ये जानवर पर्यावरण में स्वतंत्र होकर अपने शरीर का तापमान स्थिर रखते हैं। गर्म खून वाले जानवरों के कुछ उदाहरण ये हैं: स्तनधारी जैसे कि कंगारू, पक्षी जैसे कि कबूतर और गोरैया, और कुछ मछलियाँ। अब इसमें से देखिए ऑप्शन में क्या आता है? तो इसमें ऑप्शन में आ रहा है मछली, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाता है? सी। जरा इसका नाम याद रखेंगे। गर्म खून वाले में कौन आते हैं? स्तनधारी जैसे कि कंगारू, पक्षी जैसे कि कबूतर और गोरैया, और कुछ मछलियां। ये सब याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशन में। अब हम लोग गर्म खून वाले जानवरों के बारे में कुछ बात जान लेते हैं, कुछ और बातें। तो गर्म खून वाले जानवर के शरीर का तापमान समान रूप से स्थिर रहता है, चाहे वह धूप हो या बाहर गर्म हो, या बर्फबारी हो, या कड़ाके के ठंड हो। हर स्थिति में इसका जो शरीर का तापमान रहता है वो स्थिर रहता है। स्तनधारियों के लिए सामान्य तापमान 97 डिग्री फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ये बात याद रखेंगे, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। इससे ज़्यादा होने पर स्तनधारी डेड हो सकते हैं। अधिकतम पक्षियों का सामान्य तापमान 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से 109 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। ये बात भी याद रखने वाली बात है। कहता है कि शोधकर्ताओं के मुताबिक 23.3 करोड़ साल पहले उत्तर ट्रायसिक काल में डायनासोर के विकास काल में ही जीवों में गर्म खून रखने की क्षमता विकसित हुआ था। यानी आज से 23.3 करोड़ साल पहले जब डायनासोर था, उसी समय में मतलब जीव में गर्म खून रखने की क्षमता क्या हुआ था? विकसित हुआ था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था 1881 में, 1882 में, 1880 में, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए जरा इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी के कुछ पुस्तक से हैं, जैसे कि आनंद मठ, इसका पब्लिकेशन हुआ था, प्रकाशन हुआ था 1882 में। राजसी का पब्लिकेशन हुआ था 1881 में। देवी चतुरानी 1884, सीताराम 1886, विश्व उवृक्ष इंदिरा 1883, युग लंगूरिया 1874, ये 1873 है, सॉरी। आप जरा जान लेते इसके बारे में। तो ये जो आनंद मठ है, यह उपन्यास है। यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास देशभक्ति विषयों के लिए जाना जाता है, और इसमें वंदे मातरम गीत है। आनंद मठ में क्या है? वंदे मातरम गीत है। सबसे बेहतरीन पॉइंट ये है कि आनंद मठ में क्या है? वंदे मातरम है। ये पॉइंट सबसे इंपोर्टेंट बनता है। आनंद मठ में क्या है? वंदे मातरम है। यह उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है कि यह उपन्यास, इसमें एक तो वंदे मातरम गीत है, और दूसरा बात यह जो आनंद मठ उपन्यास है, ये एक उपन्यास है और ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ये 2 पॉइंट हो जाता है। इसका पब्लिकेशन का हुआ था 1882 में। चलिए आगे है राजसी।
राजसी भी एक उपन्यास है और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1881 में हुआ था। यह उपन्यास राजपूत वीरता और मुस्लिम उत्पीड़न की कहानी पर आधारित है। किस पर? राजपूत वीरता और मुस्लिम उत्पीड़न पर आधारित ये उपन्यास है। आगे है देव चतुरानी। यह उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? 1884 में। और यह घरेलू उपन्यास है। क्या है यह? घरेलू उपन्यास है जिसकी पृष्ठभूमि क्या है? डकैती। यानी देव चतुरानी का पृष्ठभूमि क्या है? डकैती है। अगला इनका उपन्यास है जिसका पब्लिकेशन 1886 में हुआ था, वो है सीताराम। सीताराम जो है यह एक वैवाहिक उलझन और मुस्लिम अत्याचार के खिलाफ हिंदुओं के संघर्ष की कहानी है। आगे कहता है विष, अवक्ष और इंदिरा। इसका पब्लिकेशन कब हुआ था? 1873 में। और यह उपन्यास विधवा विवाह की समस्या को सामने लाता है और है युग लंगुड़िया। यह उपन्यास 1874 में प्रकाशित हुआ था। अगले प्रश्न इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाएगा 1882, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है सूखा बर्फ है, ठोस नाइट्रोजन, ठोस ऑक्सीजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसे तो सब जानता है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूखा बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसे डाई आइस भी कहा जाता है। यह क्रिस्टल बर्फ जैसे दिखता है और कागज या कपड़े को गीला नहीं करता है। आगे सूखा बर्फ से संबंधित कुछ बातें हैं। सूखा बर्फ को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को संपीड़ित करके उसे ठंडा करके तरल बनाया जाता है। फिर इस तरल को बर्फ में बदल दिया जाता है जिससे तापमान तेजी से गिरता है और कुछ गैस बर्फ जैसी स्थिरता में जम जाता है। यह है उनके यानी ठोस शुष्क बर्फ बनाने की विधि, सूखी बर्फ बनाने की विधि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है केवल जंतु जात को, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को, केवल पादप जात को, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि राष्ट्रीय पार्क संरक्षण के उद्देश्यों के लिए एक आरक्षित क्षेत्र है। इसका प्रबंधन सरकार करती है। खेती करना, घास चराना, वानिकी और आवास में परिवर्तन इस क्षेत्र में प्रतिबंधित होता है। संपूर्ण परितंत्र को सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये पॉइंट यहाँ पर है। इसमें क्या कहता है? संपूर्ण परितंत्र को सुरक्षा प्रदान की जाती है। भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में, कब? 1936 में स्थापित किया गया था, जिसे अब उत्तराखंड में जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। यानी उत्तराखंड का जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका स्थापना 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। अभी वर्तमान में भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि लॉस एंजेलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया था? द फ्लावर मून को, द होल्डर ओवर्स को, द ओपन हाइमर को, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, द ओपन हाइमर। द ओपन हाइमर को सबसे ज्यादा पुरस्कार दिया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि
ओपेनहाइमर फिल्म को 2024 में गोल्डन ग्लोब्स ने सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वाधिक नाटक सहित 5 पुरस्कार शामिल है। यानी इसमें ज़्यादा क्या है, नाटक है और इसके अलावा और पुरस्कार भी इसमें सम्मिलित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अब प्रश्न कहता है कि ओजोन यानी O3 के बारे में कुछ तथ्य है। यह उच्च तरंगदैर्ध्य के विकिरण को अवशोषित करता है। यह वायुमंडल में अत्यधिक अस्थायी गैस है। यह मध्यमंडल में पाए जाते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इस प्रश्न का जवाब जानने से पहले हम लोग ओजोन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जी चलिए, सबसे पहले हम लोग ओजोन के बारे में जानते हैं। देखिए, कहता है कि ओजोन एक प्राकृतिक गैस है जो 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। इसका रासायनिक सूत्र होता है O3। ठीक, ओजोन की तेज गंध वैज्ञानिकों को कम मात्रा में इसका पता लगाने में मदद करती है। मतलब ओजोन में बहुत ज़्यादा तीव्र गैस होता है, जिससे वैज्ञानिक तुरंत पता लगाता है कि यहाँ पर ओजोन की परत है। कहता है कि ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न स्तरों में पाई जाती है। वायुमंडल के लगभग 99% ओजोन पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर ऊपर यानी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के बीच केंद्रित है। आगे कहता है कि जमीनी स्तर में ओजोन के उच्च सांद्र लोगों और पौधों के लिए विषाक्त होती है। ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी यानी UV विकिरण से पृथ्वी पर जीवन को बचाता है। ओजोन परत से नुकसान पहुंचाने वाले रासायनिक के उत्पादन और उपयोग को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया था। 15 अक्टूबर 2016 में किगाली संशोधन के तहत प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया। इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लिए नियंत्रण उपाय शामिल किया गया है। और इस प्रकार से इसके डिस्कशन को आप देखेंगे। दूसरा प्रश्न आता है, इसके डिस्कशन को आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बायोगैस के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, हाइड्रोजन उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका डिस्कशन पहले करते हैं, फिर आप लोगों को बताएंगे। एक मिनट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन। यहाँ पर डिस्कशन नहीं दिया गया है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। बायोगैस का घटक क्या है, मीथेन है। चलिए, अगला प्रश्न कहता है कि ग्रीनविच माध्य यानी GMT और भारतीय मानक समय यानी IST कितने आगे है। 5.5 घंटा, 6 घंटा, 5 घंटा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि भारत ग्रीक बीच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो इस प्रकार से तो अपना जो आंसर है वो अंतर की बात किया गया है। तो अंतर में क्या आ गया, 5 घंटा 30 मिनट, और वो भारत का टाइम क्या है, आगे है। ग्रीन बीच मध्य टाइम से भारत के यानी GMT से IST जो है वो 5.5 घंटा आगे है। आप देखिए आगे क्या लिखा गया है। तो भारतीय मानक समय IST और ग्रीन बीच मीन टाइम यानी GMT के बीच 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है।
भारत ग्रीन बीच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय की गणना मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व मध्यांतर रेखा से की जाती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय मानक समय की गणना कहाँ से की जाती है? पूर्व मध्य रेखा जो कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर से गुजरती है, जो 82 डिग्री 30 मिनट है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा पर आधारित है। यह रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ग्रीनविच मीन टाइम ग्रेट ब्रिटेन की मानक समय है। ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ का मानक समय है? ग्रेट ब्रिटेन का। इंग्लैंड के पास शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर कहते हैं। इसी देशांतर रेखा के समय को सभी देश मानक समय मानते हैं ना, यानी प्राइमरी मेरिडियन कहाँ, यानी शून्य देशांतर रेखा कहाँ है? इंग्लैंड में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। चलिए प्रश्न कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजाति किस जंगल में निवास करती है? चीर के जंगल में, झाड़ियों के जंगल में, बाज के जंगल में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चीर के जंगल में। अब जरा इसका डिस्कशन देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीर के जंगल आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कई पक्षी प्रजातियों के उपयुक्त ऊंचाई वाले ढलान और सूक्ष्म आवास प्रदान करती है। यानी ये ढलान पर होती है और ये छोटे छोटे स्थान प्राप्त करते हैं, इसलिए ये फेमस होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस संबंधित है द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिवस से, पृथ्वी ग्रह पर नाभिकीय हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध से, वातावरण से संबंधित जन जागरूकता से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वातावरण से संबंधित जन जागरूकता से, यानी ये जनता को वातावरण से संबंधित जागरूकता प्रदान करता है। यहाँ आप देख सकते हैं अब 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है। सबसे पहला, आधुनिक पर्यावरण आंदोलन के आरंभ से, यानी पृथ्वी दिवस की शुरुआत 1970 में हुई थी और इसे आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। अगला पॉइंट है, लोगों को पृथ्वी के महत्व के प्रति जागरूक करने से। पहला कि लोगों को पृथ्वी के प्रति क्या करना है? जागरूक करना है। पृथ्वी दिवस का मकसद लोगों को पृथ्वी के महत्व को समझाना और पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के प्रति जागरूक करना है। अगला पॉइंट है, विश्व स्तर पर मनाए जाने वाले धर्म निरपेक्ष उत्सवों में से एक पृथ्वी दिवस अब 190 से ज़्यादा देशों में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, पर्यावरण परिवर्तन के लिए एकजुट होने से। पृथ्वी दिवस पर लोग पर्यावरण परिवर्तन के लिए एकजुट होते हैं। इतने बातें जो हैं ये पृथ्वी दिवस से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूकंप गंभीर और विनाशकारी होता है? ज्वालामुखी, भ्रंशमूलक या प्लूटोनिक भूकंप? तो सबसे ज़्यादा जो विनाशकारी है वो है भ्रंशमूलक भूकंप। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिसे
टेक्टोनिक भूकंप भी कहते हैं, भ्रंश मूलक भूकंप को। कहता है कि टेक्टोनिक भूकंप अनेक अन्य प्रकार के भूकंपों की तुलना में सबसे ज्यादा गंभीर और विनाशकारी होते हैं। वे पृथ्वी के सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण होता है। ये हलचल बहुत ज़्यादा विनाश का कारण बन सकती है, खासकर अगर वे आबादी वाले इलाके के नज़दीक हो तो। यानी जब टेक्टोनिक प्लेट के कंपन से जो भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम लोग भ्रंश मूलक भूकंप कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा गंभीर और विनाशकारी होता है। यानी बी नंबर इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और यहाँ पर कहता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लिंगनिथ्को, लॉर्ड इरविन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होता है लॉर्ड इरविन। जिस समय में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय में लॉर्ड इरविन भारत का गवर्नर जनरल था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन ने 1956 से 1931 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में कुछ और जानकारी। कहता है यह सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। वैसे जितने भी सम्मेलन हुए हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ है। इस सम्मेलन में भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा की गई है। अगला, इसमें ब्रिटिश अधिकारियों और विभिन्न भारतीय राजनीतिक समूहों के प्रतिनिधित्व ने हिस्सा लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू जैसे प्रमुख नेता इस आंदोलन में शामिल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ये दोनों जो है ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। अब हम लोग थोड़ा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? विलिंगडन थे। यह सम्मेलन नवंबर 1931 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में प्यारे लाल न्यारे, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इससे पहले लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक भारत के वायसराय थे। उन्हें गांधी इरविन समझौता के लिए जाना जाता है। हालांकि उसके कार्यकाल में कई विवादित घटनाएं से भी चिन्हित किया जाता है। यानी लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था। अब इधर कुछ वायसराय है और उनके प्रमुख घटनाएं जो है उधर लिखा दिया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें लॉर्ड इरविन का, इसका जो समय था वो 1926 से 1931 तक रहे थे, और इन्हीं के समय में साइमन कमीशन, दांडी यात्रा, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता और संधि यात्रा हुआ था। दूसरा है लॉर्ड विलिंगडन। इसके कार्यकाल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, पूना समझौता हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। उसके बाद है लॉर्ड लिंगनिथ्गो। इसी के शासनकाल में अगस्त प्रस्ताव आया और क्रिप्स मिशन आया। आगे है लॉर्ड रीडिंग। इसी के शासनकाल में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। केरल मोलप्पा विद्रोह हुआ था और इसका कार्यकाल था 1921 से लेकर के 1925 तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचे। कितना शेष बचे? 2 शेष बचे। अब यहाँ पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो अब 5 अंक की सबसे छोटी संख्या की बात की गई है, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 पर 4 को 0। 1 पर 4 को 0। अब आप देख लीजिए इनमें सबसे छोटी संख्या ये तो होगा ही नहीं। अब क्यों नहीं होगा भाई साहब? क्योंकि ये 4 अंक का है, 5 अंक की पूछी गई है, तो एक ये और एक ये। अगर इसमें से 2 घटाएं तो ये कभी भी ना तो 15 से कट सकता है ना 30 से कट सकता है। ये तो गलत हो गया। अब ये बचा।
अब ये 15 से कटता है, 2 घटाने में 15 से कटता है, 30 से कटता है, 38 से कटता है, 40 से कटता है, यानी बी इसका सही आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि शांति घाटी जिसे साइलेंट वैली कहा जाता है किस राज्य में है? केरल में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए जरा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो शांति घाटी केरल के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। शांति घाटी कहाँ स्थित है? केरल के नीलगिरी पहाड़ियों में। कहता है भारत के दक्षिणी भारत के केरल राज्य में पालक्काड जिला में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नीलगिरी पर्वत में है। साइलेंट वैली यानी शांति घाटी आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत में केरल के पल्लक जिला में स्थित सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली की सुरक्षा करना था। इसे 1966 में केरल के शास्त्र साहित्य परिषद यानी KSSP के नेतृत्व में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा साइलेंट वैली को जल विद्युतीय परिवहन से बाढ़ से बचाने के लिए शुरू किया गया था। चलिए तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा केरल में। केरल में कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ियों में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बताइए, कहता है कि अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। वैसे हम इसका डिस्कशन कर देते हैं लेकिन आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे हमें कि इसमें से कौन ऑप्शन होगा। कहता है अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार प्रदूषक ये हैं सल्फर डाइऑक्साइड जिसे SO2 कहते हैं, यहाँ लिखा गया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी जिसे NO कहते हैं ना। ये प्रदूषक वायुमंडल में जलवाष्प और अन्य रसायन के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ये एसिड वर्षा के पानी के साथ मिलकर अम्ल वर्षा बनाते हैं। अम्ल वर्षा की खासियत यह है कि इसका pH मान 5.6 से कम होता है। यहाँ से भी एक पॉइंट बनता है, अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.6 से कम। आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। इसे गौर से देखिए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। और दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।